हेलो एंड वेलकम टू कंसोलिडेट यूपीएससी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप सीएपीएफ पेपर 2 में एक स्कोरिंग ऐसे कैसे लिख सकते हैं। सीएपीएफ पेपर 2 में 4 ऐसे लिखने होते हैं जो 80 मार्क्स के होते हैं, जो अराउंड हाफ पेपर हो जाता है। इसलिए आपको एक अच्छा ऐसे लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अच्छा स्कोर करने के लिए। तो उसके लिए हम पहले इसका बेसिक सिलेबस देखेंगे और इस सिलेबस को देखने के बाद फिर हम इसका बेसिक फ्रेमवर्क देखेंगे कि क्या एक बेस्ट फ्रेमवर्क हो सकता है, और फिर इसी फ्रेमवर्क को हम एक एग्जांपल के थ्रू इसमें अप्लाई करके देखेंगे ये इसमें अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि इसे कैसे लिखना है और क्या बेस्ट फ्रेमवर्क है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो सिलेबस है ये मैंने 2021 से लेके 2025 के SSPYQ जो है उनको एनालाइज करके बनाया है मोटा मोटा। तो 4-5 थीम से पूछे जा रहे हैं, जैसे सिक्योरिटी एक मेन थीम है, IR एक मेन थीम है, उसके अलावा इकोनॉमी थीम है और सोशल इश्यूज और फिलोसॉफिकल एसेज। तो पहले सिक्योरिटी पे देखते हैं। जैसे सिक्योरिटी पे साइबर सिक्योरिटीज़ पे 2-3 बार पूछा हुआ है। तो अगर साइबर सिक्योरिटी पे ऐसे आता है तो आपको पता होना चाहिए साइबर सिक्योरिटी की अभी नीड क्यों है, उसके अलावा अभी इसके चैलेंजेस क्या क्या है, उसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं अभी पे, और इसके अलावा जैसे हाइब्रिड वॉरफेयर है आपको उससे लिंक करना इसको आना चाहिए, या हाइब्रिड वॉरफेयर पे आता है तब आपको साइबर सिक्योरिटी से लिंक करना है। उसके अलावा विमेन इन आर्म्ड फोर्सेस, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा है। जैसे विमेन इंपॉर्टेंट थीम है ही सही, आर्म फोर्सेस इंपॉर्टेंट थीम है, तो इनको लिंक करके ये बनाया गया है। तो अगर मान लो ऐसा कुछ ऐसा आता है तो आपके पास कुछ अच्छे एग्जांपल्स होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था, तो उनको जिन्होंने लीड किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आती थी, तो जैसे कर्नल सोफिया कुरैशी थी, विंग कमांडर योमिका सिंह थी, तो आप उनको मेंशन कर सकते हैं उनके नाम। जैसे एयरफोर्स में अवनी चतुर्वेदी है, अवनी चतुर्वेदी, तो आप इनके नाम मेंशन करेंगे तो ये वैल्यू एडिशन अच्छा होगा। मतलब ऐसे में कुछ लगेगा आपने कुछ उससे रिलेवेंट काम की इन्फॉर्मेशन दी है। बाकी चीज़ तो लिखनी है, पर ये वैलिडेशन के लिए बता रहा हूँ कि नाम कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा थ्रेट्स टू इंडिया, टेररिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नॉर्थ ईस्ट एक्सट्रीमिज्म, तो ये भी आपको इन पे भी आपके पास कंटेंट होना चाहिए। जैसे टेररिज्म पे आपके पास प्रॉपर कंटेंट होना चाहिए, ये तो आपको पता ही, सब पे प्रॉपर कंटेंट आपके पास चाहिए सही। उसके अलावा जो IR है, IR में जैसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, अभी जो मल्टीपोलर वर्ल्ड होता जा रहा है, तो इस पे आ सकता है। इंडिया से इमर्जिंग रोल, जैसे इंडिया को विश्वामित्र या विश्वबंधु ऐसा कहा जा रहा है ना, तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है, उसका क्या रीज़न है, तो वो कैसे क्या इंडिया बन पा रहा है, तो उस पर आ सकता है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, आजकल बार बार ये वर्ड न्यूज़ में रहा है, जिसको भी हम देखेंगे। अभी इन दोनों को ऐसे को मिला के हमने एक टॉपिक बनाया है और उसी पे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। चाइना जो है, चाइना पे 2-3 बार ऐसे पूछा गया है, और नहीं भी अगर डायरेक्ट चाइना पे आता है तो भी आपको IR पे अगर ऐसे आता है तब भी आपको चाइना से लिंक करना है। सिक्योरिटी पे अगर कुछ ऐसे आता है तब भी आपको चाइना से लिंक करना है। लिंकेज आपको अच्छे से आना चाहिए। वॉर अभी आप खुद देख ही रहे हैं कब से चल रहा है, तो अगर डायरेक्ट वॉर पे आ जाए तो इसके लिए आप पहले से कोटेशंस इकट्ठा करके रख सकते हैं वॉर पे कुछ अच्छे से। एनेक्डोट्स अभी रिसेंट वॉर पे बना के रख सकते हैं, जैसे अब आगे ऐसे में हम देखेंगे भी सही। और कुछ फैक्ट वगैरह अगर आपको, जैसे एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड, एनर्जी सप्लाई मिडल ईस्ट से कितनी हो रही है, तो वो पहले से बना के रखेंगे तो आपको हेल्प भी होगी। उसके अलावा इकोनॉमी है, तो डिजिटल इकोनॉमी पे पूछा जा रहा है, इन्फ्लेशन पे पूछा जा रहा है। इन्फ्लेशन तो अभी आप देख ही रहे हैं वापस कितना ज़्यादा न्यूज़ में, तो इस बार भी इन्फ्लेशन पे पूछ सकते हैं। सस्टेनेबल फार्मिंग पे पूछा हुआ है, तो इनके क्या फ़ायदे हैं और कुछ चैलेंजेस भी जो है, फिर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, ये बेसिक कंटेंट आपके पास होना चाहिए। क्लाइमेट चेंज का एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट है, ये रिसेंटली पूछा गया है। अनएम्प्लॉयमेंट है, इस पर पूछा जा सकता है। सोशल इश्यूज़ में जैसे ट्राइब्स में एक ही साल में 2024 में शायद एक ही पेपर में 2 बार पूछ लिया था, 2 एसेज में ट्राइब्स को। तो आपको बेसिक ट्राइब्स का कल्चर, जहाँ पर रीजनल जो ट्राइब्स है उनके नाम, वो क्या चैलेंजेस फेस कर रही है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, जैसे जो बजट 2023 था उनमें PVTGs के लिए स्कीम्स थी, तो वो आपको पता होनी चाहिए वैलिडेशन के लिए। एजुकेशन पे अगर कुछ आ जाता है तो आपको उसको नेशन बिल्डिंग से लिंक करना है, और जो पॉलिसी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसको मेंशन करना है। पुअर्टी पे आ सकता है, और बाकी विमेन तो इम्पोर्टेंट थीम है ही सही। तो ये है। तो उसके अलावा फिलोसॉफिकल ऐसे है, तो इसमें है कि इसका सिलेबस अपन ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि ये इसका सिलेबस है, इसमें कुछ भी आ सकता है। लेकिन ये है कि अगर एक बार आप इसका पैटर्न लिखना सीख गए, आपने कुछ प्रैक्टिस कर ली, आपने मॉडल आंसर्स देख लिए, तो ये बहुत ईजी पड़ जाता है और एग्जामिनर को इम्प्रेस भी कर सकता है।
तो इसको कैसे लिखते हैं इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इस पर मैं पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। हो सकता है एक ऐसे तो पर्टिकुलर 6 में से फिक्स आ ही रहा है, लेकिन हो सकता है कि इस बार आपको एग्जाम में सरप्राइज करने के लिए 2 ऐसे दे दे, तो आपको दिक्कत नहीं हो, तो इसलिए आप इस पर भी प्रैक्टिस कर लेना। और बाकी ये जो जितना भी सिलेबस है इस पर मैं आपको कंटेंट आपको मिल जाएगा, जैसा कि मैंने प्रॉमिस भी किया है। बाकी आपको मुझे ये बताना है कि आपको छोटी छोटी वीडियोस में, मल्टीपल वीडियोस में इसका कंटेंट चाहिए ऐसा सब्जेक्ट वाइज, या फिर मैं सभी का एक मेजर वीडियो बना के, थोड़ा लंबी वीडियो बना के सारा कुछ उसी में डाल दूँ। कंटेंट बहुत ही शॉर्ट होने वाला है, जैसे साइबर सिक्योरिटी पे आधे पेजेस में जो एकदम वैल्यू एडिशन होता है ना, बस वही चीज़, एग्जाम्पल्स कलेक्शन, जो मेरा बेस्ट कलेक्शन है उसी को मैं अच्छे से अपडेट करके आपको देने वाला हूँ। अब हम ऐसे का फॉर्मेट समझ लेते हैं जो मुझे बेस्ट फॉर्मेट लगा है अभी तक, मैंने जितनी CSE के टॉपर्स की और बाकी CAPF के टॉपर्स की जो कॉपीज़ पढ़ी है उनसे जो मुझे समझ में आया कि CAPF के पेपर 2 में जो हमें 300 to 350 वर्ड्स में लगभग लिखना होता है, जिसमें 6 to 7 पैराज लेके जा सकते हैं। फर्स्ट पैरा इंट्रोडक्शन वाला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ये होता है बॉडी पार्ट। उसके अलावा 7th पैरा होता है, वो होता है वे फॉरवर्ड, जिसमें हम कंक्लूड करते हैं, कंक्लूज़न ये, ठीक है। और इसके अलावा जो इसमें तो हम लिखेंगे सही बॉडी में, लेकिन जो 6th पैरा होता है ना, वो बाकी बॉडी पैरा से कैसे अलग होता है बाकी पैरा से, कि इसमें हम काउंटर व्यू देते हैं। जो भी ऐसे की ट्यून रही हो उसकी अपोजिट ट्यून जाएगी कि देखिए यही पूरा सच नहीं है, इसके अलावा ये भी सच है, ऐसा हम बताते हैं। तो ये 6th पैरा में, तो ये तो बेसिक ही हो गया। अब इस फॉर्मेट को डिटेल में समझते हैं कि इंट्रोडक्शन कैसे कैसे लिखा जा सकता है, बॉडी को कैसे कैसे फ्रेमवर्क बनाया जा सकता है, और कंक्लूजन कैसे लिखना है। ये वो जो ऊपर फ्रेमवर्क है इसी को मैंने डिटेल में आपके लिए ये किया है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें, और बॉडी, कंक्लूजन, इंट्रो कैसे लिखना है ये भी समझ सकें। और फिर ये देखने के बाद हम इसको उस एग्जाम्पल से लिंक करेंगे जो मैंने नीचे लिखा हुआ है। तो अगर आपको लिंक करना आ गया तो फिर ये फ्रेमवर्क आपके काम का है, फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जैसे इंट्रोडक्शन लिखने के 3-4 तरीके हैं। डेफिनेशन वाला तरीका जो सबसे आसान तरीका है, लेकिन लेस रिवॉर्डिंग है, इतने मार्क्स इस पे जनरली मिलते नहीं हैं क्योंकि सबसे इजी तरीका है। उसके अलावा फैक्ट या डाटा रिलेटेड, अगर आपको कुछ उससे रिलेटेड डाटा याद है, अच्छा सा कोई सी रिपोर्ट याद है, तो आप वो मेंशन वहाँ से शुरू कर सकते हैं कि जैसे पुअर्टी पे आए तो आपको पुअर्टी का कुछ डाटा याद है, या फिर आपको नेशनल मल्टी पुअर्टी इंडेक्स वहाँ का कुछ याद है, तो आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं। उसके अलावा कोटेशंस और एनेक्डोट, ये अच्छा तरीका माना जाता है और ये रिवॉर्डिंग तरीका बढ़िया। तो आपके पास पहले कलेक्शन होना चाहिए, इसका भी जैसे मैंने बोला ये मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा आगे आने वाली वीडियोस में। तो जैसे जो कोटेशंस है, तो अगर आप कोटेशन से शुरू करते हैं तो आपको उसको जैसे बॉडी का जो फर्स्ट पैरा होगा उससे लिंक करना है, या इंट्रो से लिंक करते हुए कोटेशन को, या फिर एनेक्डोट अगर आप लिखते हैं तो फिर आपको पहले से बना के जो रखोगे उसको लिंक करना है आपके बॉडी के फर्स्ट पैरा में। कैसे वो मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ तो फर्स्ट पैरा इंट्रो गया, जो बॉडी का जो पैरा स्टार्ट हो रहा है, सेकंड पैरा से बॉडी स्टार्ट होगी, तो आपको इसमें सीधे चैलेंजेस, इनिशिएटिव वो नहीं लिखना है, आपने जो एनेक्डोट दिया उसको टॉपिक से लिंक करना है। जो टॉपिक में मान लो अगर सस्टेनेबल फार्मिंग है तो सस्टेनेबल फार्मिंग के बारे में बताना है। जैसे अभी हम इसमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे लिखने वाले हैं, तो आपको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बताना है ये क्या होती है, और वो आइडिया डिफाइन करके और फिर आपको आगे बढ़ना है। फिर आपको नेक्स्ट जो पैराज होंगे उनमें वो पॉजिटिव डायमेंशन, अपॉर्चुनिटीज़, फिर फोर्थ पैरा में जैसे मान लो अगर थर्ड पैरा में आपने पॉजिटिव डायमेंशन बता दिए या अपॉर्चुनिटीज़ बता दी, तो फिर इसके बाद फोर्थ में आपके नेक्स्ट वाले में आप चैलेंजेस रिस्क बताएंगे, और अगर आपने चैलेंजेस रिस्क बताए हैं तो फिर इसके अगले पैरा में फिर आपको सॉल्यूशंस बताने पड़ेंगे या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स भी बताने पड़ेंगे, ठीक है। या मान लो अगर आप IR पे कुछ ऐसे लिख रहे हैं तो आपको फिर उसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी लिंक करना है इस पैरा में आके। या मान लीजिए आप किसी सोशल इशू पे लिख रहे हैं तो आपको उसको सोशल इशू को आपको सिक्योरिटी से भी लिंक करना है। ये आपको लिखते लिखते आएगा कि लिंकेजेस कैसे करते हैं, और लिंक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो बॉडी का आखिरी पैरा आएगा 6 वाला, इसमें आपको काउंटर व्यू देना है। काउंटर व्यू ये वर्ड आप याद रखिए, जब भी आप काउंटर व्यू देते हैं हावेवर से आपको याद रह जाएगा कि अब मुझे काउंटर व्यू देना है, ठीक है। कंक्लूजन लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जिनमें से जो बार बार मैंने नोटिस किया ईजी एक तरीका है वो है नॉट ओनली बट आल्सो। मान लीजिए आप वेमेन पे ऐसे लिख रहे हैं और उसमें है कि वेमेन अभी बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रही है, तो इसमें एफर्ट्स रिक्वायर्ड है, तो आप बोलेंगे नॉट ओनली गवर्नमेंट एफर्ट्स आर इनफ बट आल्सो सोशल एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड। तो क्या ना भाई केवल इधर के एफर्ट से काम नहीं चलेगा, गवर्नमेंट कैसे इंडिविजुअल एफर्ट, सोशल एफर्ट्स ये भी चाहिए, तो ऐसे ही तो देते हैं हम कंक्लूजन।
तो एक अच्छा वे हो सकता है, लेकिन ये ईजी तरीका है। अच्छा कंक्लूजन देने का क्या तरीका है कि आपने जो इंट्रो लिखा था ना, फिर आप बॉडी में आपने एक्सप्लेन किया उसको, और फिर आप कंक्लूजन में उसी इंट्रो से वापस लिंक कर दो, तो ये पूरा साइकिल बन जाएगा, और ये सबसे 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 अच्छा तरीका माना जाता है कंक्लूड करने का। तो ये भी आपको प्रैक्टिस आएगा। अब हम ये जो फ्रेमवर्क है इसको अप्लाई करके देखते हैं, क्या इसमें अप्लाई हो रहा है। अगर ये हो रहा है तो ये काम का है अपना, पूरा फ्रेमवर्क नहीं हो रहा तो फिर काम का नहीं है। तो ये एक ऐसा है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन अ 21st सेंचुरी, कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इंडिया अपना रहा है 21st सेंचुरी में। देखते हैं क्या। तो ये मैंने शुरू किया है एनेक्डोट से। ये फर्स्ट पैरा है, आप पैरा देख, आप याद रखते जाना क्या ये वाकई में लिंक हो रहा है। फर्स्ट पैरा क्या था, इंट्रो, तो मैंने इंट्रो शुरू किया है। रिसेंट US ईरान कन्फ्लिक्ट पोज अ कॉम्प्लेक्स डिलेमा फॉर इंडिया। इसने हमारे सामने एक डिलेमा रखा है। कैसा डिलेमा कि जो US है, जो US है, यहाँ पे US है वो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, किसमें, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट में। वहीं पे ईरान जो है वो हमारा क्रूशियल पार्टनर है, किसमें, एनर्जी सिक्योरिटी में। तो हमें इनमें से एक को चुनना था, US एंड ईरान में से। ऐसी सिचुएशन वॉर के टाइम पे आ गई थी कि हमें एक की साइड लेनी पड़ेगी, लेकिन क्या इंडिया ने किसी की साइड ली? इंडिया ने किसी की भी साइड नहीं ली। इंस्टेड ऑफ अलाइनिंग विद आइदर साइड, इंडिया अडोप्टेड द बैलेंस अप्रोच एंड प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी। तो ये क्या चीज़, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ये कीवर्ड भी एनेक्डोट में आ गया, और आपने एक रिसेंट जो मेजर जो चल रहा है उसका एग्जांपल दे दिया। तो ये कितना अच्छा हो गया ना। अब आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, अब मैंने बोला था आपका जो सेकंड जो पैरा होगा बॉडी का, वो क्या करेगा, आपको इंट्रो से लिंक होना चाहिए। तो आपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे ख़त्म किया, तो आपने ये देखो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी डिफाइन करना शुरू कर दिया। जैसे मैंने बोला था कंसेप्ट एक्सप्लेन करना है, इसमें क्या आइडिया है, तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या है ये आपने यहाँ से एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। लिंकेज भी बन गया आपका। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ नेशन टू मेक अ इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी डिसीजन बेस्ड ऑन द नेशनल इंटरेस्ट। कितने अच्छे अच्छे कीवर्ड्स भी आ रहे हैं ना आपके इस पर। रेदर देन ना एक्सटर्नल प्रेशर्स, कि हमें बाहर के प्रेशर से हम डिसीजन ना लें, खुद से नेशनल इंटरेस्ट हम डिसाइड करें कि हमें क्या करना है। फॉर एग्जांपल हमें ऑयल किससे खरीदना है, कितना खरीदना है, या हम खुद से डिसाइड करें, कोई बार हमें ना बताएं कि हमें किससे लेना है और कितना लेना है, क्यों लेना है या नहीं लेना है, वो ना बताए, तो वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, हम खुद के डिसीजन खुद लें। While rooted in a philosophy, non-alignment, it has evolved into a more programmatic doctrine suited to a contemporary realities। कि जो contemporary realities जो अभी बनती जा रही है उसमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से ही काम चल सकता है, किसी एक की हेजेमनी नहीं चलेगी। तो ऐसे करके हमने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बताया। फिर हमने बताया कि द कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल सिस्टम इज अंडरगोइंग सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर जो टाइटल था उसमें ये था स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड मल्टीपोलर बनता जा रहा है। तो हमने ये बताया, हमने ये कवर कर दिया, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कवर कर दिया। अब हम मल्टीपोलर वर्ल्ड कवर करेंगे। तो हमने इसमें बताया कि वर्ल्ड जो है वो कैसे मल्टीपोलर होता जा रहा है। इसके पहले वर्ल्ड जो था कोल्ड वॉर के पहले बाईपोलर वर्ल्ड था, जिसमें US और रशिया की राइवलरी थी। फिर कोल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, फिर यूनिपोलर वर्ल्ड हुआ, और यूनिपोलर वर्ल्ड में क्या हुआ, US हेजेमनी चली। फिर अभी रिसेंटली कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में क्या हो रहा है, मल्टीपोलर वर्ल्ड बनता जा रहा है, मतलब किसी एक देश की फुली दादागिरी नहीं चल सकती है, सभी अपने आप में ग्रो हो रहे हैं, है ना। तो ये हमने बताया इसमें कि मल्टीपोलर वर्ल्ड के कैरेक्टरिस्टिक अभी हमें इमर्जिंग होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इमर्जिंग पावर्स निकल के आ रही है छोटी छोटी, है ना। और वो और किन से दिख रहा है, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड किन से दिख रहा है, वे है ये इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन सच एज ब्रिक्स एंड SCO एंड G20। अब जैसे G20 ये रीजनल ग्रुप्स हैं, तो ये बनते जा रहे हैं, केवल यूनाइटेड नेशंस ही थोड़ी बचा है, ये ग्रुप ही है, तो इनकी भी इंपॉर्टेंस है अपने आप में, इनकी समिट्स होती रहती हैं, हम समिट्स में जाते हैं, तो इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। तो मतलब वर्ल्ड मल्टीपोलर वाकई में होता जा रहा है। फिर अगला पैरा वो क्या था कि ये इंडिया की टॉपिक में दिया हुआ था कि ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में दिख रहा है। तो दिख रहा है नहीं दिख रहा है वो अब हम इस पैरा में बताएंगे। कितने पैरा हो गए अपने, ये सेकंड था, ये थर्ड है, ये बॉडी में चल रहा है, ये फोर्थ है,
तो अभी इसमें देखते हैं, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इंक्रीजिंगली रिफ्लेक्ट्स दिस प्रिंसिपल थ्रू मल्टी अलाइनमेंट के थ्रू हम भाई दिखा रहे हैं। तो देखते हैं हमारा मल्टी अलाइनमेंट दिख रहा है क्या पॉलिसीज में। इंडिया इज एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ क्वाड वाइल साइमल्टेनियसली इंगेजिंग थ्रू ब्रिक्स एंड एससीओ। अब इसका क्या मतलब है कि हम एक तो क्वाड में भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो क्वाड में हम किससे कौन है, यूएस के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। वहीं ब्रिक्स में कौन है, ब्रिक्स में तो रसिया है प्लस चाइना भी है। एससीओ में कौन है, एससीओ में चाइना भी है। अब यूएस एंड रसिया की तो राइवलरी है, लेकिन हम दोनों के साथ बैलेंस कर रहे हैं। यूएस और चाइना की तो राइवलरी है, लेकिन हम दोनों के साथ बैलेंस कर रहे हैं। तो ये हमारा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दिखा रहा है ना, बिल्कुल दिखा रहा है। इट मेंटेन्स अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिफेंस कोऑपरेशन विद रशिया, डिफेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद यूएस। हमारी रशिया के साथ डिफेंस कोऑपरेशन भी है, और उसके साथ साथ हमारे यूएस के साथ स्ट्रेटेजिक जगह हमने ये यूएस के साथ हमने एफटीए भी अभी हमारा साइन हुआ। उसके साथ साथ जैसे हमने यूरोप के साथ भी एफटीए साइन किया। वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका को हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जैसे हमने जो अफ्रीकन यूनियन है उसको G20 में इसका मेंबर बनाया था, G20 में शामिल करवाया था। तो हमारा जो है वो मल्टी अलाइनमेंट दिख रहा है, हम किसी एक के साथ बंधे हुए नहीं है ना। तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दिखा रहा है। उसके बाद स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हैज़ बिकम indispensable in an era of marked by geopolitical uncertainties। तो भाई स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अब हम इसमें बता रहे हैं, ये 5th पैरा है ना, हाँ ये 5th पैरा है, 4th हो गया था। तो 5th में हम बता रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्यों इंपॉर्टेंट है। अब भाई ये जो इमर्जिंग वर्ड है इसमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का वाकई में सिग्निफिकेंस बना हुआ है क्या, तो ये सिग्निफिकेंस हम बता रहे हैं। तो कैसे बता रहे हैं कि जियो पोलिटिकल सर्टेनिटीज़ के चलते चलते जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो रही है, एनर्जी सप्लाई अभी डिस्टर्ब हो रखी है। उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन अभी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि केवल एक, जैसे चाइना ने, अभी आपने देखा होगा रिसेंटली चाइना ने जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है उनका एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्यों रिक्वायर्ड है, ताकि जो हमें डोमेस्टिक जो है कैपेबिलिटी सबकी अपनी अपनी जनरेट हो और हमारी डिपेंडेंसी औरों से कम हो, इसलिए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इंपॉर्टेंस बना हुआ है। इट अलाउस इंडिया टू डाइवर्सिफाई पार्टनरशिप, सिक्योर क्रिटिकल रिसोर्सेज, स्ट्रेंथन डिफेंस पार्टनरशिप एंड प्रमोट्स इट्स विजन ऑफ इंडियाज लीडरशिप ड्यूरिंग G20। हमने G20 में यही तो बोला था कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, और ग्लोबल साउथ को भी हमने साथ में लिया था, तो वही बात की जा रही है यहाँ पर। उसके अलावा हाउ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इनहेंस बोथ नेशनल इंटरेस्ट एंड इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस। तो जितने ज़्यादा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को हम फॉलो करेंगे, हम नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दे पाएंगे और हमारा इन्फ्लुएंस भी बना रहेगा, किसी के दबाव भी नहीं रहेंगे। अब यहाँ पे आ गया ये 6th पैरा में मैंने क्या बोला था कि हम काउंटर व्यू देंगे, बॉडी के और पार्ट से कैसे लगे कि यहाँ पे काउंटर व्यू दे रहे। काउंटर व्यू देने के लिए वही हाउएवर कि भाई स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अच्छी बात है, लेकिन इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। क्या चैलेंजेस हैं? इंटेंसिफाइंग राइवलरी अमंग मेजर पावर्स, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी एंड बॉर्डर सिक्योरिटी कंसर्न ऑफन क्रिएट प्रेशर टू अलाइन विद कंपीटिंग ब्लॉक्स। कि भाई अभी इतनी डिपेंडेंसी बढ़ी हुई है ना, जैसे मान लो हमारी टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी यूएस पे बहुत ज़्यादा है, तो हमें कहीं ना कहीं फिर यूएस की कभी कभी बात माननी भी पड़ती है, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी ज़्यादा है। वैसे अगर मान लो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी किसी पे ज़्यादा डिपेंडेंसी होगी, तो कभी हमें उनके दबाव में आना पड़ सकता है। तो इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए क्रिटिक्स। तो क्रिटिक्स आर आर्ग्यू, क्रिटिक्स का ऐसा कहना, आपको खुद का नहीं बोलना है कि क्रिटिक्स ऐसा बोल रहे हैं, दैट एक्सेसिव बैलेंसिंग में समटाइम्स क्रिएट परसेप्शन ऑफ एम्बिग्विटी, देयरफॉर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मस्ट बी सपोर्टेड बाय इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस। तो भाई ये कभी कभी हमें फंसा भी सकती है, इसलिए हमें क्या करना है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को अगर फॉलो करना है तो हमें जो है हमारी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ खुद की ज़्यादा होनी चाहिए, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, जैसे यूएस की मिलिट्री पावर इतनी ज़्यादा है तभी तो उनकी इतनी चलती है, ये भी तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो हमारी मिलिट्री पावर भी अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा इंस्टीट्यूशनल रेजिलियंस, ये हमें बनाए रखना होगा। फिर उसके बाद ये 7th पैरा आखिरी आ गया कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में, गोइंग फॉरवर्ड इंडिया मस्ट कंटिन्यू टू स्ट्रेंथन डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज वाइल एक्सपेंडिंग इट्स डिप्लोमेटिक आउटरीच, दिस विल फुलफिल ड्रीम ऑफ आत्मनिर्भर भारत। आ गया ना इंपॉर्टेंट कीवर्ड, कि इससे आत्मनिर्भर भारत का सपना भी फुलफिल होगा बाय रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑफ एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी सप्लाई। सिग्निफिकेंटली सेम प्रिंसिपल दैट गाइडेड इंडियाज रेस्पॉन्स टू यूएस ईरान वॉर मस्ट कंटिन्यू टू गाइड इट्स इंगेजमेंट विद वाइडर वर्ल्ड। अपने शुरू कहाँ से किया था, यूएस ईरान वॉर का कोटेशन से शुरू किया था, वही हमने कंक्लूजन में लिंक कर दिया कि अगर यूएस ईरान वॉर में जो हमने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अपनाई थी, अगर हम उसे आगे भी अपनाते रहेंगे
तो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी वाकई में हम फॉलो कर पाएंगे। तो इसलिए हमें ये जो है हमने कंक्लूज़न उससे इससे लिंक भी कर दिया है इंट्रो से, तो ये और भी अच्छी बात है। तो जैसा कि मैंने बोला भी था, तो ये है, ये 4 पेज में ऐसे लिखना होता है। उसी हिसाब से मैंने स्ट्रक्चर उसी हिसाब से पेजेस में किया था, आप देख सकते हैं। उसके अलावा ये 4 पेजेस में ऐसे प्लस स्ट्रक्चर भी अलग से है। तो 8 पेजेस में आपका ये सारा कुछ कंटेंट है, आप इसका प्रिंट ले सकते हैं। इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो बस अभी के लिए यही, बाकी आप मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक में चाहिए, कि आपको रिपोर्ट या आर्ग्यूमेंट, उनमें भी ऐसा ही कुछ हेल्प चाहिए क्या, तो उन पर मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी मैं कंटेंट पे तो बना ही दूंगा जो मैंने प्रॉमिस किया है। तो बस सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।